नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद उपाध्याय भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को अपने विषय में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों। ठीक, मैं आनंद उपाध्याय हूँ और मैंने बीएससी किया हुआ है जो दोस्तों सीवीजेड से। मेरा एमएससी बॉटनी से है। मैंने बैचलर ऑफ एजुकेशन में एक डिग्री ली है दोस्तों। और मुझे 7 सालों का ऑफलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है दोस्तों। और अब तक तकरीबन 3500 स्टूडेंट मुझसे जुड़ करके अपनी मेरे मार्गदर्शन में अपनी तैयारी करके अपने गंतव्य को प्राप्त कर चुके हैं, अपना चयन ले चुके हैं दोस्तों। और आप भी आज से संकल्प लें, मुझसे जुड़ें और अनअकैडमी से जुड़ें और अपनी तैयारी को गतिशील रखते हुए अपना डेस्टिनेशन अचीव करें। इसी आशा के साथ मैं आपको अनअकैडमी के लेट्स क्रैक एमपीपीएससी व्यापम एग्ज़ाम के विषय में थोड़ी सी जानकारी दूंगा दोस्तों। अनअकैडमी आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराती है, लाइव टेस्ट और क्विज भी ऑर्गेनाइज कराती है दोस्तों। अनअकैडमी ने भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स को दोस्तों क्या किया है, भारत के जितने भी टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया है दोस्तों। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है दोस्तों अनअकैडमी को ज्वाइन करने का, कि अनअकैडमी ने भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स को एक साथ ला के खड़ा कर दिया है। और आप अनअकैडमी से जुड़ करके भारत के टॉप एजुकेटर्स के बेस्ट कंटेंट के साथ अपनी तैयारी करके अपनी सफलता को अर्जित कर सकते हैं दोस्तों। तो आज ही अनअकैडमी को ज्वाइन करें दोस्तों। अनअकैडमी को ज्वाइन करना बड़ा सरल है। आप अपने स्मार्टफोन में केवल एक छोटा सा ऐप इंस्टॉल करके अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें दोस्तों। और अनअकैडमी के जो क्लासेस होती हैं दोस्तों उनसे जुड़ें। अनअकैडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की बात अगर मैं करूं दोस्तों, तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बड़ा ही सस्ता है दोस्तों। यकीन मानकर चलिए, अनअकैडमी का एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेने से आप ऑफलाइन क्लासेस की भारी भरकम फीस से भी बच जाएंगे दोस्तों। और वहाँ जाने की भाग दौड़ से भी बच जाएंगे। वर्तमान परिस्थितियाँ, वर्तमान जो अगर मैं कहूँ कि कोरोना की महामारी जो इस समय चल रही है, ठीक है, इस एपिडेमिक में आपको घर से निकलना खतरे से खाली नहीं होगा, ऑफलाइन क्लासेस के क्राउड में बैठना खतरे से खाली नहीं होगा। तो मेरा यही निवेदन है कि आप 1 या 2 सालों का सब्सक्रिप्शन लें दोस्तों और अपने घर बैठे ही भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर से जुड़ करके अपनी तैयारी करें दोस्तों। यहाँ आप अपने एजुकेटर से सीधे जुड़ करके उनसे डाउट क्लियर भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कराता है दोस्तों। यकीन मानकर चलिए, अनअकैडमी और अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक बेसिक फ़र्क है दोस्तों, कि अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठकर क्लास लेते हैं तो वहाँ एक टीचर बहुत सारे विषय पढ़ाता है। लेकिन अनअकैडमी की विशेषता है कि यहाँ एक विषय को पढ़ाने के लिए कई बेस्ट एजुकेटर्स अवेलेबल होते हैं दोस्तों। इतना ही मेजर डिफरेंस आपको अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए काफ़ी है। और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की बात करूँ दोस्तों, तो एक साल का सब्सक्रिप्शन केवल 7,000 रुपये का है दोस्तों। और 2 सालों का सब्सक्रिप्शन 8,400 का, ये बहुत ही सस्ता है। और अगर इसमें भी आप डिस्काउंट चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक रेफरल कोड बार बार आपको शो हो रहा है दोस्तों, नीचे लिखा हुआ है AUP10। अगर ये प्रोमो कोड आप डाल देते हैं दोस्तों तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। और उसके बाद आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन केवल 6,300 रुपये देने चुकाने होंगे। और 2 सालों के सब्सक्रिप्शन के लिए 7,560। अगर 7,560 को डिवाइडेड बाई 24 किया जाए 2 सालों के लिए, तो केवल 315 रुपये प्रति माह में आप भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मौका छोड़ना नहीं चाहिए आपको। आज ही अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं दोस्तों। आइए विषय की ओर चलते हैं और आज का टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी। मैं आपसे निवेदन करूं कि ये पारिस्थितिकी की दूसरी दूसरी क्लास है दोस्तों। इसके पहले मैंने आपको कुछ पर्यावरण संबंधी बातें की थी, जैव मंडल एवं बायोम आपको पढ़ाया था। इस क्लास में मैं आपको इकोलॉजी पढ़ाऊंगा, पारिस्थितिकी पढ़ाऊंगा और पारिस्थितिक तंत्र पढ़ाऊंगा।
क्लास शुरू करने से पहले एक मिनट की चर्चा और करना चाहूँगा दोस्तों। मैं जो पर्यावरण पढ़ा रहा हूँ ये यूपीएससी, एमपीपीएससी के यूपीएससी के साथ साथ एमपीपीएससी के सारे एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। खास तौर से अगर आप देखें एमपीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में लगातार पर्यावरण का एक बड़ा भाग अब पूछा जा रहा है। 8 से 9 10 प्रश्न तक लगातार हर साल जो पूछे जा रहे हैं, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसकी तैयारी करा रहा हूँ दोस्तों। साथ ही इसके आपको टेस्ट भी मिलेंगे कुछ दिन के बाद में। मैं आपको लाइव टेस्ट इसके लिए कराऊंगा दोस्तों। तो यकीन मानकर चलिए कि मैं पर्यावरण पूरी कंप्लीट करा दूंगा। एमपी के किसी भी एग्जाम की बात करूँ, खासतौर से एमपी टीईटी को भी कवर करूंगा मैं इसमें दोस्तों, क्योंकि एमपी टीईटी में भी जो अभी आगामी परीक्षा है दोस्तों, इसमें 30 नंबर का पर्यावरण पूछा जाना है, तो उसे भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो आज ही अगर आप अपनी तैयारी को गतिशील रखना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन जरूर लें दोस्तों। चलिए पारिस्थितिकी की बात करते हैं, इकोलॉजी की बात करते हैं। तो पारिस्थितिकी एक बड़ा इंटरेस्टेड विषय है दोस्तों। पारिस्थितिकी एक बड़ा इंटरेस्टेड विषय है। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है, या यूं कहें कि विज्ञान की एक शाखा ही है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसको पुनः समझें दोस्तों, क्या होता है कि एक ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत जीवों, ठीक है, हम और आप जीव हैं, ठीक है, हमारा किसके साथ अध्ययन, किसके साथ संबंधों का अध्ययन करना है? भौतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण या यूं कहें कि अजैविक घटकों के साथ या अजैविक पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करना है। ठीक है, जैसे कि मृदा, क्या आपकी डिपेंडेंसी है मृदा पे? हाँ बिल्कुल है दोस्तों, क्योंकि आप परपोषित घटक हैं। अपना भोजन पेड़ पौधों से लेते हैं, और पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं? मृदा में। ठीक है, तो मृदा एक अजैविक घटक है, सूर्य प्रकाश एक अजैविक घटक है, जल एवं वायु एक अजैविक घटक है, तापमान एक अजैविक घटक है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें अजैविक घटक हैं। तो ध्यान रखना है कि जैविक घटक घटक और अजैविक घटक, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि आपस में जुड़े हुए होते हैं दोस्तों। इनमें एक बड़ा गहरा संबंध होता है, और इस संबंध के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है दोस्तों। तो आइए आगे देखते हैं। इस डेफिनेशन को हमारे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का, उनके इंटर रिलेशन का अध्ययन किया जाता है कि इन दोनों के बीच संबंध कैसे हैं। ठीक है, मैं फिर से वही बात करूंगा कि अजैविक घटक और जैविक घटक आपस में जुड़े हुए होते हैं दोस्तों। एक दूसरे के बिना इनकी कल्पना करना संभव नहीं होता है। आइए इकोलॉजी शब्द के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यद्यपि इकोलॉजी जो वर्ड है, सबसे पहले इसको ऑकियोलॉजी कहा जाता था, फिर बाद में इकोलॉजी हुआ, उसकी अपन जानकारी लेते हैं। तो ऑइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल महोदय ने। अर्नेस्ट हैकल को पारिस्थितिकी का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। अर्नेस्ट हैकल महोदय ने 1869 में ऑइकोलॉजी वर्ड का प्रयोग किया था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। कौन थे दोस्त? अर्नेस्ट हैकल महोदय। अर्नेस्ट हैकल महोदय ने पहली बार ऑइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। और ये जो शब्द था ऑइकोलॉजी, वो ग्रीक वर्ड था दोस्तों। कौन सा वर्ड था? ग्रीक भाषा का शब्द था, जो दो शब्दों से मिलकर बना था। ग्रीक वर्ड कौन कौन से दोस्तों? एक तो था ऑइकोस, OIKOS जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसको कहते हैं ऑइकोस। ऑइकोस शब्द का अर्थ होता है दोस्तों रहने का स्थान, हैबिटाट। जैसे हम घर में रहते हैं तो वो हमारे रहने का स्थान हुआ ना दोस्तों। ठीक है ना? एमपीटीईटी में का एक टॉपिक भी है आवास, वहां मैं इसको आपको कवर भी करवाऊंगा दोस्तों। तो रहने का स्थान। लॉगोस शब्द का अर्थ होता है अध्ययन। तो सीधे सा तात्पर्य हो जाता है पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जहां रहने के स्थान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, रहने के स्थान का या आवास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे चलकर यही ऑइकोलॉजी वर्ड काय में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों? इकोलॉजी में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो क्या इतनी बात आप समझ गए हैं कि पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये डेफिनेशन थी। और मैंने दूसरा फैक्ट बताया था दोस्तों कि ऑइकोलॉजी वर्ड का प्रयोग है ना अर्नेस्ट हैकल महोदय ने किया था, और अर्नेस्ट हैकल महोदय को पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है, इकोलॉजी का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ इकोलॉजी कॉल्ड अर्नेस्ट हैकल महोदय।
ठीक है, ये बातें आपने पढ़ ली। ऑइकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से बना है, ऑइकोस प्लस लॉगोस। ऑइकोस शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आवास। लॉगोस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। तो अपन ने पढ़ लिया कि आवास का अध्ययन ही ऑइकोलॉजी कहा जाता है, और बाद में फिर ऑइकोलॉजी काय में कन्वर्ट हो गया दोस्तों? इकोलॉजी में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र की। एन इकोसिस्टम, एक पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है दोस्तों? इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र। तो सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है दोस्तों कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। 1935 में ए जी टेंसोले, कई कई किताबों में टेंसोले और टॉन्सले भी दिया है, हालांकि वो टेंसोले ही होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ए जी टेंसोले महोदय ने 1935 में किया था दोस्तों। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। वहां पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, और पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया दोस्तों? एजी टेंसोले ने 1935 में। सामान्य रूप से जीव मंडल के सभी संघटकों के समूह, जीव मंडल के सभी संघटक क्या होते हैं दोस्तों? ठीक है, जो जैव मंडल में होते हैं। ठीक है, तो जैव मंडल के संगठक तत्व कौन कौन से हैं दोस्तों? चाहे वो जल मंडल हो, चाहे वो स्थल मंडल हो, चाहे वायुमंडल हो, चाहे जीव मंडल हो। तो ये सभी तीनों मंडल आपस में मिलकर जीव मंडल का निर्माण करते हैं। ये भी पिछली क्लास में मैंने बताया था, जल, स्थल और वायुमंडल, है ना। ये जहाँ तीनों आकर मिलते हैं और जहाँ जीवन पाया जाता है, वही तो जीव मंडल है। तो सामान्य रूप से जीव मंडल के सभी संगठकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं, उसे ही पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो सामान्य रूप से जो जैव मंडल है और जैव मंडल के संगठक हैं, और ये आपस में क्रिया कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि अजैविक घटक और जैविक घटक आपस में कैसे होते हैं? जुड़े होते हैं। तो जहां ये आकर जुड़ रहे हैं, जहां जीवन संभव हो रहा है, वहां पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होगा ही दोस्तों। और ध्यान रखना है कि पारिस्थितिक तंत्र का आकार छोटा भी हो सकता है, पारिस्थितिक तंत्र का आकार बहुत बड़ा होता है। किसान अपनी फसल बोता है, खेत लगाता है, तो वह भी एक प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है दोस्तों। आप अपने घर में एक एक्वेरियम ला के रख लेते हैं, जल जीवशाला ला के रख लेते हैं, वो अपने आप में एक एक्वेरियम है, सॉरी पारिस्थितिक तंत्र है एक्वेरियम। और ये पूरी पृथ्वी भी अपने आप में एक पारिस्थितिक तंत्र है। कितना बड़ा है! ठीक है, तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र भी होता है, स्थलीय भी होता है, वायवीय भी होता है। इन तीनों को मिलाकर कह सकते हैं अपन जीवमंडल। और पृथ्वी भी अपने आप में एक सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होती है। तो क्या इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों? आइए आगे बढ़ते हैं। यह पारितंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होता है, फंक्शनिंग यूनिट ऑफ अर्थ कॉल्ड इकोसिस्टम। तो जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि इसमें जैविक घटक तथा अजैविक घटक के बीच में होने वाली क्रियाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, इंटरेक्शन हो रहा है, किस किस के बीच में हो रहा है दोस्तों? जैविक घटकों के बीच में और अजैविक घटकों के मध्य जो होने वाली क्रियाएं होती हैं, जटिल क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो वो पारितंत्र में ही होती हैं या पारिस्थितिक तंत्र में होती है। इसलिए कह दिया जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र को प्रकृति की जटिल क्रियात्मक इकाई कहा जाता है दोस्तों। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य था। आइए आगे बढ़ते हैं, पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं क्या हो सकती हैं दोस्तों? यह संरचित एवं सुसंगठित तंत्र होता है दोस्तों। संरचित मतलब ये रचा हुआ होता है, और ध्यान रखना है संगठित होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड जो सिस्टम होता है ये दोस्तों। ठीक है, दूसरा देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र, है ना। पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं। ठीक है, ये पूर्ण रूप से प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं दोस्तों। आइए अगला देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता उसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है। ध्यान रखना दोस्तों, जिस क्षेत्र में ऊर्जा का जितना अधिक स्तर होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, जहां पृथ्वी पर समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, जहां सूर्य अधिक निकलता है, वहां की प्रोडक्टिविटी अलग है, अधिक है। जैसे भूमध्य रेखा पर चले जाइए दोस्तों, भूमध्य रेखा पर चले जाइए, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अमेजन के जंगलों को लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। अमेजन के वर्षावनों को लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। तो यहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ ऊर्जा की सुलभता है। ठीक है, उसके उसके ऑपोजिट में देख लें आप, उच्च अक्षांशों पर चले जाइए, ध्रुवों पर चले जाइए। ठीक है, तो वहां पर सूर्य प्रकाश स्लाइटली मिलता है, कम क्षैतिज आता है और कम सूर्य प्रकाश मिलता है, वहां की प्रोडक्टिविटी कम है दोस्तों।
तो वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता उसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है दोस्तों। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न प्रकार ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र के जो प्रकार होते हैं वो संचालित किसके द्वारा हो रहा है दोस्तों? ऊर्जा के द्वारा। ठीक है, अगला फैक्ट देख लेते हैं, अगली विशेषता देख लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है दोस्तों। पारिस्थितिक तंत्र एक कैसा तंत्र है? ओपन सिस्टम है। ठीक है, ओपन सिस्टम मतलब जिसमें कुछ अंदर आ सकता है और कुछ बाहर जा सकता है, जिसमें इनपुट भी हो सके और आउटपुट भी हो सके। तो वही तो क्या होगा? खुला। जो बंद होगा उसमें आवागमन नहीं होगा दोस्तों। तो पारिस्थितिक तंत्र, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, पारिस्थितिक तंत्र होता है खुला तंत्र, बंद तंत्र, है ना? तो है ना, ध्यान रखना दोनों प्रकार का। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, पारिस्थितिक तंत्र खुला तंत्र होता है जिसमें इनपुट भी हो सकता है और आउटपुट भी हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की चर्चा करते हैं। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूरे के पूरे टॉपिक की आउटलाइन बन जाएगी दोस्तों। इंट्रोडक्शन यहाँ पर मैं आपको देने जा रहा हूँ पारिस्थितिक तंत्र के घटकों का। ध्यान रखना, पारिस्थितिक तंत्र में मुख्य रूप से दो घटक होते हैं दोस्तों। ठीक है, बेसिकली दो दो कंपोनेंट आपको पढ़ना है। एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट, जिसको अपन कह देंगे दोस्तों अजैविक घटक, और दूसरा होता है जैविक घटक, है ना, बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, ये मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। अब इनके इनके डिवीजन है, आगे आइए देखते हैं। तो अजैविक घटकों को पढ़ते हैं। ठीक है, विद्वानों ने अजैविक घटकों को पुनः अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटा है। ठीक है, एक होता है दोस्तों भौतिक कारक, दूसरा होता है अकार्बनिक कारक, और तीसरा होता है कार्बनिक कारक। ठीक है, भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक, या इस कारक को घटक भी कह सकते हैं, भौतिक घटक। ठीक है, ठीक है, दूसरा कह सकते हैं इनऑर्गेनिक, और तीसरा ऑर्गेनिक। पहला हो गया आपका फिजिकल। ठीक है, भौतिक कारक कौन से होते हैं? जो आपको सामने स्पष्ट दिखाई देते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि तापमान, टेम्परेचर, ये भी एक अजैविक घटक है। टेम्परेचर जो प्रभावित करता है अधिक तापमान होने पर। ठीक है, अधिक जैसे तापमान धीरे धीरे बढ़ता है वैसे 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 प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती जाती है दोस्तों। ठीक है, एक सीमा तक। लेकिन अब बहुत अधिक हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है, हर एक चीज अति सर्वत्र वर्जित, अति तो नहीं हो सकती ना। तो तापमान भी, तापमान एक अजैविक घटक है और भौतिक कारक है। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, यह भी। प्रकाश, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा ना। ठीक है, वायुमंडलीय दाब और स्थलाकृति, स्थल किस प्रकार का है, ठीक है, ऊंचाई पर स्थित है, गहराई पर स्थित है, ये सारी चीजें, तो ये भौतिक कारक है दोस्तों। ठीक है, भौतिक कारक है, अजैविक घटक के भौतिक कारक। दूसरा देखते हैं अकार्बनिक कारक, जिसमें कार्बन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, जैसे जल। दूसरा है वायुमंडलीय गैसें। तीसरी है मिट्टी। चौथा है खनिज। पांचवा है चट्टाने, रॉक्स। ठीक है, ये अकार्बनिक है। जल हो गया, वायुमंडलीय गैसेस हो गई दोस्तों, मिट्टी हो गई, खनिज हो गया और चट्टाने हो गई। अब कार्बनिक कारकों की बात कर लेते हैं दोस्तों। ऑर्गेनिक फैक्टर क्या क्या होंगे? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट की बात करें अपन, वसा की बात करें, प्रोटीन, ये कार्बनिक कारक है दोस्तों। और ये जैविक उत्पाद होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं दोस्तों। ठीक है, अजैविक घटक जरूर हैं परंतु ये मिलते किस में हैं? जैविक घटकों में मिलते हैं दोस्तों। प्रोटीन, ठीक है, सोयाबीन प्रोटीन का रिच सोर्स होता है। 42% प्रोटीन होता है दोस्तों सोयाबीन में। वो भी क्या था? फसल ही तो थी। ठीक है, तो उसमें प्रोटीन था। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, वसा हो गया, ये सब क्या होते हैं? कार्बनिक कारक होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जैविक घटकों की। जैविक मतलब जिनमें जीवन पाया जाता है। जीवन के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं जीवन के प्रमुख लक्षण? एक तो ध्यान रखने वाली बात है कि ये प्रजनन कर सकते हैं, ये प्रचलन कर सकते हैं, ये वृद्धि कर सकते हैं, ये विकास कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रमुख लक्षण है, पोषण ले सकते हैं जो केवल सजीवों में पाए जाते हैं। तो ये सजीव घटक या जैविक घटक, ठीक है, या जीव घटक तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता और तीसरे होते हैं अपघटक। ये तीनों आप समझ लीजिए दोस्तों। उत्पादक कौन होते हैं? प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऑल ग्रीनरीज,
समस्त हरे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाया, उत्पादक बन गए। कुछ सभी पौधे के अलावा कुछ जीव भी होते हैं, जैसे कि नीलहर्ष शैवाल हो गया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया इसको कहा जाता है, ठीक है ना। क्लोरेटिका नामक एक शैवाल हो गया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सॉरी, क्लोरेटिका नामक एक जीवाणु है, इशिचीडिया क्लोरेटिका, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो वो भी उत्पादक हो जाएंगे, पर मनुष्य उत्पादक नहीं है, मानव उत्पादक नहीं है, वो उपभोक्ता है, सर्वाहारी है, क्योंकि वो अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर है। ऐसा तो नहीं कि आप जाके धूप में खड़े हो जाओ और अपना भोजन स्वयं बना, हो सकता ऐसा है क्या? नहीं है ना दोस्तों। तो मनुष्य क्या है? उपभोक्ता है, ठीक है। उपभोक्ता भी दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता, जो हर्बीवोरस होता है दोस्तों, हर्बीवोरस होता है, शाकाहारी होता है, जैसे कि खरगोश हो गया, बकरी हो गई, गाय हो गई, भेड़, हाथी हो गया, है ना। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु हाथी भी शाकाहारी है दोस्तों, ठीक है। हर्बीवोरस है, प्राथमिक उपभोक्ता है। फिर होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, जो जो क्या करते हैं बेसिकली, प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाने वाले तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं दोस्तों। तो उपभोक्ता भी तीन प्रकार के हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। आइए अब घटकों के विषय में बात करते हैं, डिकम्पोजर के विषय में बात करते हैं। तो अब घटक, ठीक है, वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को, है ना, इनको क्या कर देते हैं, जो मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ है उनको, उनका विघटन कर देते हैं अकार्बनिक कारकों में। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अजैविक घटक को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। अजैविक घटक का एक डायग्राम मैंने दिया है, व्हाट इज अबायोटिक फैक्टर्स या अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है दीज आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। इस लाइन को समझ लीजिए, सभी कैसे होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं, मतलब अबायोटिक कंपोनेंट या अजैविक घटक होते हैं किसके, पारिस्थितिक तंत्र के, है ना। ये सभी पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक होते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको, जहाँ कर्सर घूम रहा है ध्यान रखिए, ये डेफिनेशन है अबायोटिक फैक्टर्स की। कौन कौन से, जैसे विंड, हवा चल रही है दोस्तों, सनलाइट, मृदा, सॉइल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, है ना, और ये जल, ये सारे के सारे अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं दोस्तों। आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। पारितंत्र के अजैविक घटक काफी महत्वपूर्ण होते हैं, ध्यान रखना, अजैविक घटक काफी महत्वपूर्ण होते हैं। अजैविक घटकों में क्या आ जाएगा दोस्तों, मृदा आ जाएगी, जल, वायु तथा प्रकाश ऊर्जा आदि आ जाते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, इस इनमें जो अजैविक घटक होते हैं इनमें बहुसंख्यक होते हैं अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, लगभग 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। नाइट्रोजन या नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 78% पाया जाता है नाइट्रोजन। तो ये अजैविक घटक के अकार्बनिक पदार्थ हैं दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में बात करूं, रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रियाएं, रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रियाएं, है ना, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस, जैसे कि ज्वालामुखी, वॉल्केनिक इरप्शन, भूकंप, ठीक है, बाढ़, दावानल, दावानल कहलाता है दोस्तों जंगल की आग, ठीक है ना, फायर ऑफ फॉरेस्ट, है ना। तो जंगल की आग दावानल कहलाती है। जलवायु एवं मौसमी दशाएं, ये सभी क्या होती हैं, ये आप इनसे जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो जनरली अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। मौसमी दशाओं से, जलवायु में, दावानल में, बाढ़, भूकंप, ये सारे के सारे अकार्बनिक पदार्थ को, ध्यान रखना। आइए आगे बढ़ते हैं। कोई जीव अपने पर्यावरण में कहाँ, कितनी अच्छी तरह से रह पाता है, इसके महत्वपूर्ण निर्धारक अजैविक कारक होते हैं, इसलिए इसे सीमा कारक भी कहा जाता है। इस अगले पॉइंट को समझ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि आप कहाँ रह रहे हैं, इस बात पर बड़ी निर्भरता है। यदि आप राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में रह रहे हैं तो वहां आपको संसाधन कुछ कम मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल समझ रहे हैं बात को। आप किसी ठंडे क्षेत्र में रह रहे हैं तो वहां की अलग विशेषता है।
तो ध्यान रखना है कोई जीव अपने पर्यावरण में कितने अच्छे तरीके से रह पा रहा है, ये निर्धारित कौन करता है? ये निर्धारित करते अजैविक घटक। ठीक है, जैसे मैं रेगिस्तानी क्षेत्रों की बात करूं तो वहां मिट्टी का अभाव है, तो खाने पीने की चीजें कम होंगी क्योंकि मृदा नहीं है, जल कम है। ठीक है, तो ये सारे के सारे अजैविक कारक ही तो हैं, इसलिए इन्हें सीमाकारी कारक भी कहा जाता है दोस्तों, इन्हें सीमाकारी कारक भी कहा जाता है, लिमिटेड फैक्टर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कोई भी जीव है ना कहाँ अपने पर्यावरण में कितने अच्छे तरीके से रह पा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है दोस्तों? इसके लिए जिम्मेवार होते हैं अजैविक कारक या अजैविक घटक होते। आइए आगे बढ़ते हैं, जैविक घटकों की ओर चलते हैं। बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट्स में एक डायग्राम समझते हैं सबसे पहले। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा फ्लावर्स, ये प्रोड्यूसर हैं, मतलब ऑल ग्रीनरीज आर प्रोड्यूसर्स। यहाँ पे जितने भी हरी चीजें दिखाई दे रही हैं, ये चाहे पेड़ हो चाहे छोटी छोटी घासें हों, ये सभी के सभी क्या है? उत्पादक हैं। ठीक है, इस घास को किसने खाया? प्राइमरी कंज्यूमर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कैटरपिलर। ठीक है, ये कैटरपिलर दिखाई दे रहा है, इस कैटरपिलर को किसने कंज्यूम कर लिया? फ्रॉग ने, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया दोस्तों। ठीक है, और ध्यान रखना है यहां पर स्नेक था, स्नेक स्नेक को भूख लगी, उसने मेंढक को खा लिया। ये एक 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 फूड चेन चल रही है दोस्तों। अब यहीं कंप्लीट नहीं होगी, इसको भी तो कोई खाएगा, तो यहाँ या तो बाज आ जाएगा या औल आ जाएगा। ठीक है ना, हॉकाई से बच गए तो उल्लू की आंख से नहीं बचेंगे, और उसने क्या किया? सांप को खा लिया। ठीक है, ये चलता ही रहता है दोस्तों, साइक्लिक ऑर्डर में चलता ही रहता है। ठीक है, और ये सभी जो आप देख रहे हैं, चाहे वो फ्लावर हो, चाहे वो कैटरपिलर हो, चाहे वो फ्रॉग हो, चाहे वो स्नेक हो, चाहे आउल हो, चाहे वो वृक्ष हो, ये सारे के सारे दोस्तों जैविक घटक हैं, बायोटिक कंपोनेंट हैं। और मैं पहले बता चुका हूं कि जैविक घटकों के अंतर्गत उत्पादक भी आएंगे, प्रोड्यूसर्स भी आएंगे, कंज्यूमर भी आएंगे और डिकम्पोजर भी आएंगे। उपभोक्ता होंगे, उत्पादक भी होंगे और अपघटक भी होंगे। ध्यान रखना है, उत्पादक की बात करते हैं तो जितने उत्पादक होंगे वो सभी ऑटोट्रॉप्स होते हैं या स्वयं पोषित होते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अच्छा, अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करनी होगी दोस्तों, और प्रकाश संश्लेषण तब तक नहीं संभव है जब तक क्या नहीं हो? क्लोरोफिल नहीं हो। ध्यान रखना, इसलिए उत्पादक स्वपोषित होते हैं जो साधारणतः क्या होते हैं? क्लोरोफिल युक्त होते हैं, और अकार्बनिक अजैविक पदार्थों को, ठीक है, अकार्बनिक अजैविक पदार्थों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संचित कर अपना भोजन स्वयं बनाती। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो रही है, मैं इसको प्रकाश संश्लेषण के तरीके से समझाता हूँ। आपने प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बहुत छोटे से पढ़ी होगी। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में समस्त हरे पादप या क्लोरोफिल युक्त समस्त हरे पादप, ठीक है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों अजैविक घटक है दोस्तों। ठीक है, अजैविक घटक है, जल भी है, सूर्य प्रकाश भी है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, अकार्बनिक, ठीक है, अजैविक घटक है। तो क्या कर रहे हैं? समस्त हरे पादप, क्लोरोफिल युक्त समस्त हरे पादप, ठीक है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं, तथा ठीक है ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। यही तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। और ये करते कौन है? उत्पादक करते हैं। तो उत्पादक ऐसा कर रहे हैं तो वो स्वपोषित होंगे दोस्तों। तो उत्पादक स्वपोषित होते हैं जो साधारणतया क्लोरोफिल युक्त जीव होते हैं, और अकार्बनिक अजैविक पदार्थों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संचित करके अपना भोजन बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, जैविक घटकों को मुख्यतः तीन प्रकार में बांटा जाता है, तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जाएगा। उत्पादक हो जाएंगे, उपभोक्ता हो जाएंगे और अपघटक। अब पहले देख लेते हैं उत्पादकों को। ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, स्वयंपोषी घटक होते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। ऑटो मतलब स्वयं, ट्रॉप्स मतलब पोषण, स्वयं पोषण लेते हैं, जो स्वयं पोषण का निर्माण कर लेते हैं, तो वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आ जाएंगे हरे पेड़ पौधे,
कुछ खास जीवाणु भी ऐसा करने में सक्षम होते हैं, कुछ शैवाल भी होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, शैवाल भी क्या कर लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। तो ध्यान रखना है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बना सकते हैं। 6CO2 + 6H2O, ये कैसे है, सरल अजैविक पदार्थ है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल उत्पादक ने क्रिया की, क्या बना, C6H12O6, ग्लूकोज बना। क्या बना दोस्तों, ग्लूकोज बना। यही तो अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बनाया गया है, किसके द्वारा, उत्पादकों के द्वारा। अर्थात ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, स्वयं पोषी कहलाते हैं दोस्तों, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, या इन्हें प्राथमिक उत्पादक भी कहा जाता है दोस्तों, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। सीधे शब्दों में समझ लो, वे समस्त जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं दोस्तों, उन्हें हम क्या कह देते हैं, उत्पादक या स्वयं पोषी संगठक कह देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, उपभोक्ता की ओर चलते हैं। उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, तीन प्रकार के हैं दोस्तों, प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शियरी है, तृतीयक है। प्राथमिक उपभोक्ता वह उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करता है। किस पर करेगा, प्लांट्स से सीधे लेगा, घासें खाएगा, ठीक है ना, ग्रासेस खा ली उसने, और चीजें जो सीधे प्लांट से ले रहा है, चूहा है तो चूहा क्या करता है, ठीक है, अनाज खाता है, वह भी क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। वह उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए काय पर निर्भर है, पौधों पर निर्भर रहता है। प्राथमिक उपभोक्ता या शाक भक्षी या शाकाहारी कहलाता है, हर्बीवोर्स कहलाता है, जैसे चरने वाले पशु, बकरी, खरगोश, ऊंट, गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, ये सभी के सभी कैसे होंगे दोस्तों, हाथी, ये प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। द्वितीयक उपभोक्ता वह उपभोक्ता जो पोषण के लिए शाकाहारियों या अन्य प्राणियों पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर है, इसकी डिपेंडेंसी किस पर है, शाकाहारियों पर या अन्य प्राणियों पर निर्भर होगी। ठीक है, जैसे सांप हो गया, भेड़िया हो गया, ये क्या है दोस्तों, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, द्वितीयक उपभोक्ता हैं। अब तृतीयक उपभोक्ता, इसे 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 सुप्रीम कंज्यूमर भी कहा जाता है दोस्तों, सर्वोच्च उपभोक्ता भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें वे उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि बाज, ठीक है, बाज हो गया, बड़ी सार्क मछली हो गई, शेर हो गया, बाघ हो गया। ठीक है, ये सुप्रीम कंज्यूमर है दोस्तों, सर्वोच्च उपभोक्ता है। ये मांसाहारी होते हैं दोस्तों, कार्निवोरस होते हैं। ठीक है, इनको आप रोटी डालोगे तो ये सामान्यतः नहीं खाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये मांसाहारी है, कार्निवोरस हैं। लेकिन जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, वो मांसाहार नहीं करेंगे। परंतु यहाँ मनुष्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, मनुष्य किस प्रकार का उपभोक्ता, तो मनुष्य आहार की दृष्टि से सर्वाहारी है। कैसा है, ओमनीवोरस है। आहार के दृष्टिकोण से मनुष्य कैसा होता है दोस्तों, शाकाहारी, सॉरी सर्वाहारी होता है। मतलब वो शाकाहार भी कर सकता है और वह मांसाहार भी कर सकता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि वह सर्वाहारी होता है। कैसा होता है दोस्तों, सर्वाहारी होता है। ठीक है, दोनों चीजें ले सकता है, वह शाकाहार भी ले सकता है और मांसाहार भी ले सकता है। आइए एक डायग्रामिक सेंस के थ्रू हम समझ लेते हैं दोस्तों। एक फूड चेन भी चल रही है और यहाँ हम उपभोक्ता और उत्पादक और अपघटकों के मध्य एक संबंध भी देख लेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए आप, सबसे पहले ये सूर्य दिखाई दे रहा होगा, सन, यहाँ से क्या आई, सोलर लाइट आई, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में आ गई। ठीक है, आ गई, सूर्य का प्रकाश आ गया पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी पर समस्त ऊर्जा का स्रोत कौन है, सूर्य ही तो है। इससे समस्त हरे पादप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर घासें हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इनने क्या किया, अपना भोजन स्वयं बनाया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का अवशोषण करके क्या बना लिया, अपना भोजन बना लिया। ठीक है, अब
ये जो ग्रास ऊपर घूम रहा है ना दोस्तों, यहाँ पर इस ग्रास ऊपर ने ये ग्रास खा ली, तो ये कौन सा कंज्यूमर है दोस्तों? प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है, ये खाना खा के टहलने जा रहे थे, इतने में इनको भी भूख लगी थी आगे, सेकेंडरी कंज्यूमर है। ये बैठे थे, ठीक है, आ जा आई बाहर, और इनको बाहर आई और इनने गप से खा लिया। ठीक है, मेंढक भाई साहब ने। ठीक है, अब ये खा के सुस्ता रहे थे, इतने में वहीं से टर्शरी कंज्यूमर निकला, कोई स्नैक, उसको भी चलते चलते भूख लगाई, उसने कहा चलो नाश्ता करते जाते हैं, और मेंढक को खा गए। ठीक है, अब वो खा के आराम फरमा रहे थे, इतने में ऊपर से बाज ने देखा, उसको भी भूख लग रही थी, और उसने क्या किया, ये सुप्रीम कंज्यूमर बन के बाज ने तुरंत लपक लिया किसको? सांप को, और खा गई। ठीक है, यहां पर ये सुप्रीम कंज्यूमर हो जाएगा, सुप्रीम कंज्यूमर हो जाएगा, सर्वोच्च उपभोक्ता हो जाएगा। फिर कभी ना कभी इनका भी तो आएगा ना, ये भी तो कभी ना कभी मरेंगे। तो ये मरे तो इनको डिकम्पोज करेंगे कौन? ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, और ये फिर से क्या करेंगे? इस इस कार्बनिक घटक को अकार्बनिक घटकों में बदल देंगे, और पुनः मिट्टी में मिला देंगे दोस्तों। ये ऐसा ही सिस्टम हजारों लाखों साल से चला आ रहा है। पिछली क्लास में मैंने आपको कबीर का एक दोहा बताया था, मुझे बड़ा पसंद है दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ कि माटी कहे कुमार से तू क्या रौंदे मोए, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। ऐसा इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि दिन बदलते रहते हैं। एक समय ये उत्पादक था, ठीक है, ये उत्पादक था, तो वह कभी ना कभी उपभोक्ता बनेगा, और जो उपभोक्ता था वो कभी ना कभी उत्पादक बनेगा। जो जैविक था वो एक दिन अजैविक बनेगा, और जो अजैविक था वो फिर से जैविक में चला जाएगा। यही क्रम चलता जा रहा है साइक्लिक ऑर्डर में। तो यहाँ मैं पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों, और पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक अपन ने पढ़े थे, अजैविक घटक और जैविक घटक। तो अजैविक घटक और जैविक घटकों में हमने जैविक घटकों की चर्चा कर रहे हैं। जैविक घटक फिर से तीन प्रकार के थे दोस्तों, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो उत्पादक हमने पढ़े ऑल ग्रीनरीज, समस्त हरे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स या उत्पादक कहलाते, स्वयं पोषी कहलाते। उपभोक्ता तीन प्रकार के थे दोस्तों, कौन कौन से? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, जो अभी हमने डायग्राम के थ्रू समझा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब घटक की ओर चलते हैं। तो अब घटकों को डिकम्पोजर या सेप्रोफाइट्स या मृतोपजीवी भी कहा जाता है। ठीक है, यहां नाम से स्पष्ट हो रहा है, अब घटक मतलब जो अपघटन करते हैं, या फिर मृत जीव मतलब जो मृत जीवों पर उगते हुए पाए जाते हैं, वही तो मृतोपजीवी या मृत जीवी कहलाते हैं। आइए देखते हैं, इसमें मुख्यतः बैक्टीरिया या कवक आते हैं। कौन कौन आता है दोस्तों? जीवाणु आ जाएंगे और कवक आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसमें मुख्यतः जीवाणु और कवक आते हैं। ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। इसमें मुख्यतः कौन कौन से आ गए? जीवाणु आ गया, कवक आ गया, और ये पोषण के लिए काय पर होंगे? मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ कौन? चाहे वो घासें हों, चाहे कोई जीव जंतु हो, वो सभी कार्बनिक पदार्थ था। ठीक है, जैसे वो समाप्त हुआ, उसका लाइफ स्पैन हुआ, जीवन काल हुआ, ये उसे क्या कर देंगे? ये उसे डिकम्पोज कर देंगे, उसे अपघटित कर देंगे, और अपना भोजन लेकर के उनका रूप परिवर्तित कर देते हैं, जो कार्बनिक था उसे अकार्बनिक में बदल देंगे। तो ये लिखा है, इसमें मुख्यतः बैक्टीरिया, जीवाणु एवं कवक आते हैं दोस्तों, और ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरदा, है ना, अपरद पर निर्भर होते हैं, है ना, डेट्रिटस जीवों पर निर्भर होते हैं। और उपभोक्ता की तरह अपघटक अपना भोजन निगलते नहीं हैं, बल्कि वे अपने शरीर से मृत या मृत प्राय पौधों तथा पशुओं के अवशेष पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम उत्सर्जित करके उसे लिक्विड फॉर्म में उससे भोजन लेते हैं। ठीक है, हार्ड फॉर्म में नहीं लेते दोस्तों, ये कठोर अवस्था में भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं? लिक्विड फॉर्म में भोजन को ग्रहण करते हैं। तो आप सीधे शब्दों में समझाऊं मैं, वे जीव जो मृत जीवों का अपघटन करते हैं या कार्बनिक घटकों का अपघटन करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? अपघटक कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, और पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित कुछ नियम देखते हैं दोस्तों।
ठीक है, कौन कौन से नियम, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र एक नियमावली से चलता है। ठीक है, यहाँ सब कुछ फिक्स है। देखते हैं, पारिस्थितिकीय तंत्र पारिस्थितिकीय अध्ययन की आधारभूत इकाई होती है। अगर मैं बात करूं इकोलॉजिकल स्टडी की, तो उसके लिए उसकी फंडामेंटल यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी कॉल्ड इकोसिस्टम। पारिस्थितिकीय तंत्र पारिस्थितिकीय अध्ययन की आधारभूत इकाई होती है। फिर से सुने, पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई होती है। और ध्यान रखना है, पारिस्थितिक तंत्र में दोनों घटक आते हैं दोस्तों, जैविक भी आ जाएंगे और अजैविक भी आ जाएंगे, बायोटिक भी आ जाएंगे और अबायोटिक भी आ जाएंगे। ठीक है, और ध्यान रखना, संपूर्ण जैव मंडल एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र होता है। संपूर्ण जैव मंडल मतलब जहां जीव पाए जाते हैं, संपूर्ण जैव मंडल कहलाता है ना। एक जैव मंडल में क्या हो सकते हैं दोस्तों, स्थल मंडल भी हो सकता है, जल मंडल भी हो सकता है और वायुमंडल। ये तीनों आपस में मिलकर जीवन जहां संभव होता है उस जैव मंडल का निर्माण करते हैं। और जैव मंडल एक क्या होता है, जटिल पारिस्थितिक तंत्र होता है दोस्तों, जटिल पारिस्थितिक तंत्र होता है। ये दूसरा नियम था। अगला नियम ध्यान रखना, यहां पर जो एक पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें पोषण स्तर होते हैं, T1 T2 T3 T4, है ना। यहाँ जो T होता है वो ट्रॉफिक लेवल 1, पोषण स्तर प्रथम को इंडिकेट करता है। T2 है ना, ट्रॉपिक लेवल सेकंड, T3 ट्रॉपिक लेवल थर्ड, T4 ट्रॉपिक लेवल फोर्थ। इस तरीके से प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर और चतुर्थ स्तर। ठीक है, विभिन्न पोषण स्तरों में, ट्रॉपिक लेवल्स में सौर ऊर्जा विभिन्न रूपों में प्रवाहित होती है। ठीक है, ये सोलर एनर्जी, क्योंकि पृथ्वी पर समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, तो कहां से आएगी ऊर्जा, सूर्य से आएगी। विभिन्न पोषण स्तरों में सौर ऊर्जा विभिन्न रूपों में प्रवाहित होती है और प्राणियों द्वारा ऊष्मा के निष्कासन के फलस्वरूप शून्य में चली जाती है। इसको समझ ले थोड़ा, विभिन्न पोषण स्तरों में सौर ऊर्जा विभिन्न रूप में प्रवाहित होती है और प्राणियों द्वारा ऊष्मा के निष्कासन के फलस्वरूप, जैसे एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा जाएगी तो उसका कुछ कुछ क्या हो जाएगा, एक तो लॉस होता जाता है। ठीक है, तो वो कहां चली जाती है, फलस्वरूप बाद में शून्य में चली जाती है। ठीक है, या यूं कहें दोस्तों कि उसी ऊर्जा का पुनः उपयोग नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता, केवल उसका रूपांतरण होता है। और जैसे एक रूप से दूसरे रूप में चली गई तो फिर उसका यूज नहीं होगा, उसका फिर अगले तरीके से यूज होगा। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक है, जो एनर्जी फ्लो है वो वन डायरेक्शनल होता है। यूं समझिए कि जो पृथ्वी पर घास उगी, ठीक है, वो सारी घास या तो जीव जंतु खा ले, तब हम समझे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी भी पूरी घास जीव जंतु नहीं खा सकते, जीव नहीं खा सकते। ठीक है, कुछ घास क्या होगी, वहीं के वहीं समाप्त हो जाएगी। ठीक है, या फिर जितनी खा ली जाएगी तो उसको अगले स्तर पर ट्रांसफर कर दी जाएगी, लेकिन जो वहां सड़ गई है उसका और किसी तरीके से उपयोग नहीं हो सकता। वो क्या हो जाएगा, वो अजैव घटकों में कन्वर्ट हो जाएगी दोस्तों। ये है उस पूरे के पूरे इसका सार, कि विभिन्न पोषण स्तरों में सौर ऊर्जा विभिन्न रूपों में प्रवाहित होती है और प्राणियों द्वारा ऊष्मा के निष्कासन के फलस्वरूप शून्य में चली जाती है, अर्थात कहें उसी ऊर्जा का पुनः उपयोग नहीं हो सकता। इस तरह कह सकते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशीय। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ठीक है, बहुदिशीय, द्विदिशीय, ठीक है, एक दिशीय या चक्रीय, इस प्रकार से उसके ऑप्शंस होते हैं। तब आप आंसर क्या लगाएंगे कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है, वन डायमेंशनल होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस ऊर्जा के प्रवाह को समझाने के लिए एक व्यक्ति आए थे, लिंडमैन। लिंडमैन महोदय ने, नाम यहाँ नहीं लिखा है दोस्तों, अपने दिमाग में मैं आपको पीडीएफ जब प्रोवाइड कराऊंगा तो वहां पे मैं इसको मेंशन कर दूंगा। लिंडमैन ने ऊर्जा के स्थानांतरण का 10% नियम दिया था।
ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है। ऊर्जा के स्थानांतरण का 10% नियम किसने दिया था? लिंडमैन महोदय ने दिया था। ठीक है, ठीक है। तो इनका कहना ये था कि जो T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, पोषण स्तर प्रथम, पोषण स्तर द्वितीय, पोषण स्तर तृतीय और पोषण स्तर चतुर्थ, इनमें कभी भी पूरी ऊर्जा स्थानांतरित नहीं होती दोस्तों, है ना। एक स्तर से दूसरे स्तर में कभी भी पूरी ऊर्जा नहीं जाती, केवल एक स्तर से दूसरे स्तर में 10% ऊर्जा का ही क्या होता है? ट्रांसफर होता है। इसे ही ऊर्जा का 10% स्थानांतरण नियम कहा जाता है, जो लिंडमैन ने दिया था। कैसे? ठीक है, कि जैसे कि उत्पादक है, सबसे अधिक मात्रा में होते हैं। घास उगी, क्या पूरी घास खाई जीवों ने? नहीं खा पाए ना, वो कहीं ना कहीं क्या हो गई? 90% तक वेस्ट हो गई। तो एक स्तर से दूसरे स्तर में यूं कहें कि 100 रुपए की घास थी, तो केवल 10 रुपए की घास खा पाए कौन? प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऊर्जा का स्थानांतरण सदैव एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% होता है, 90% का क्या हो जाता है? कमी आ जाती है। इसको ही ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम कहा जाता है। इसको समझ लेते हैं। बढ़ते पोषण स्तरों में, जैसे T1 से T2, T3, T4, ये बढ़ते हुए पोषण स्तर हैं, इंक्रीजिंग ट्रॉपिक लेवल्स। बढ़ते हुए पोषण स्तरों में ऊर्जा का प्रगामी क्षय होता है, प्रोग्रेसिव डिक्रीजमेंट होता है। प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों को अपने पिछले पोषण स्तर के जीवों से 10% ऊर्जा की ही क्या होती है? प्राप्ति होती है। इसे ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम कहा जाता है दोस्तों। एक स्तर से दूसरे स्तर, सबसे कम ऊर्जा किसे प्राप्त होगी? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, सबसे कम ऊर्जा किसे प्राप्त होती? सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती सर्वोच्च उपभोक्ता को। ध्यान रखना, जो हर्बीवोरस थे उन्हें तो 100 का 10% 10 प्राप्त होगा, और प्राइमरी कंज्यूमर के बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर थे उन्हें 10 का 10% 1 प्राप्त होगा, और जो टर्सरी कंज्यूमर थे उन्हें 10 का 10% 0.10। ठीक है, 0.10। मतलब सबसे कम जो ऊर्जा है वो किसे प्राप्त होती है? सर्वोच्च उपभोक्ता को। और सर्वोच्च उपभोक्ता कौन होता है? कार्निवोरस, जैसे शेर हो गया, बाघ। तो ध्यान रखिए, यहाँ ऊर्जा का स्तर थोड़ा थोड़ा जाके क्या हो जाता है? कम होता जाता है। आइए बढ़ते आगे। बढ़ते पोषण स्तरों में, बढ़ते पोषण स्तरों में जैसे कि T1 से T2, T3, T4, ये बढ़ते हुए पोषण स्तर हैं। श्वसन द्वारा ऊर्जा का सापेक्ष ह्रास बढ़ता चला जाता है। जैसे बढ़ते हुए पोषण स्तर होंगे, वैसे बढ़ते जाएंगे पोषण स्तर, वैसे वैसे ऊर्जा का ह्रास भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। काय के द्वारा? श्वसन के द्वारा। अर्थात उच्च पोषण स्तरों के जीवधारियों में, ठीक है, उच्च पोषण स्तर के जीवधारी जो होंगे उनमें श्वसन के द्वारा ऊष्मा का या ऊर्जा का ह्रास अपेक्षाकृत अधिक होता है दोस्तों। बड़े जीवों में श्वसन के द्वारा ऊर्जा अधिक खर्च होती है तुलना में छोटे जीवों के। इसको ऐसे समझ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सूर्य तप की, है ना, या सोलर रेडिएशन की, या सौर ऊर्जा की। ठीक है, ध्यान रखिए, सूर्य का ताप पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है दोस्त। यहां ध्यान रखना है कि जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है या सूर्य का जो ताप है, वो पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। क्यों? क्योंकि मैं पहले आपसे निवेदन कर चुका हूं कि पृथ्वी पर समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। जैसे जैसे सूर्य ताप में कमी होती जाएगी, वैसे वैसे उस क्षेत्र की उत्पादकता और पारिस्थितिक तंत्र दोनों में कमी आ जाएगी। जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता भी कम हो जाएगी, और पारिस्थितिक तंत्र की रिप्रोडक्टिविटी, उत्पादकता भी कम हो जाएगी। क्योंकि सूर्य से प्रकाश जब कम मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी दोस्तों। और इस तरीके से भोजन निर्माण की दर में भी क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी ना दोस्तों। ठीक है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य था जो आपके दिमाग में हमारे हिसाब से सेट हो गया होगा कि सूर्य का ताप पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। जैसे जैसे सूर्य ताप में कमी होती है,
वैसे वैसे पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता और उस क्षेत्र की जैव विविधता में कमी होती जाती है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं दोस्तों कि जहां पर सूर्य 12 महीने बिल्कुल भूमध्य रेखा पर चमकता रहता है दोस्तों, तो वहां पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता बहुत उच्च होती है, वहां जैव विविधता भी बहुत अधिक होती है। उदाहरण है दोस्तों, भूमध्य रेखा पर आप कभी ब्राजील जाइए, भूमध्य रेखा पर ब्राजील में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती, क्योंकि वह कहाँ है, भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो ध्यान रखिए, भूमध्य रेखा के निकट, ध्यान रखना है, भूमध्य रेखा के निकट सर्वाधिक जैव विविधता होगी, सर्वाधिक उत्पादकता होगी। उसकी अगर तुलना करें ध्रुवीय क्षेत्रों पर, तो ध्रुवीय क्षेत्रों पर जैव विविधता बहुत कम होगी और उत्पादकता में भी क्या हो जाएगी, कमी। तो यहां लिखा हुआ है कि निम्न अक्षांशों से, 0 डिग्री से बढ़ रहे हैं अपन, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर पारितंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता में कमी आती है दोस्तों। फिर से समझ लें कि निम्न अक्षांश मतलब भूमध्य रेखा पर उत्पादकता सबसे अधिक थी, जैसे जैसे उच्च अक्षांश की ओर बढ़े तो क्या हो गया, उत्पादकता और जैव विविधता दोनों में कमी आ गई, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता भी कम हो गई और पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता में भी क्या हो गई, कमी हो गई। क्या ये बात मेरी समझ पा रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा पारितंत्र की उत्पादकता को, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को अजैविक कारक भी क्या करते हैं, हालांकि सौर प्रकाश अपने आप में एक अजैविक कारक है और अन्य अजैविक कारक प्रभावित करते हैं, जैसे वर्षा की मात्रा, किसी क्षेत्र में बहुत कम वर्षा हुई तब वहां की उत्पादकता प्रभावित होगी, क्योंकि जल तो ही जीवन है, जल की कमी हुई तो उत्पादकता प्रभावित होगी दोस्तों। मिट्टी की प्रकृति कैसी, अम्लीय है कि क्षारीय है, यह भी उत्पादकता को प्रभावित करता है। जलवायु भी प्रभावित करता है, ठीक है। रासायनिक कारकों में पोषक तत्वों की उपलब्धता प्रभावित करती है। ध्यान रखिए, मृदा में यदि पोषक तत्व कम होंगे तो उत्पादकता कम होगी। किसान अपने खेत में फर्टिलाइजर डालता है ना, उर्वरक डालता है, क्यों, पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए, इससे अच्छी उपज हो। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं दोस्तों, है ना, उर्वरता को, उत्पादकता को और जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पारिस्थितिक तंत्र का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है दोस्तों। पारितंत्र के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं अपन, तो ध्यान रखना है जो प्रमुख वर्गीकरण होंगे उसी के आधार पर। सबसे पहला होता है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, जो हमने नहीं बनाया, प्रकृति ने स्वयं तैयार किया है, वो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होता है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर होता है, सोलर रेडिएशन पर निर्भर होता है दोस्तों। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर होता है, जैसे जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल, नदियां और झीलें। फिर से सुने, ठीक है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर होगा, ठीक है। उसके उदाहरण थे दोस्तों, जंगल है, घास के मैदान हैं, मरुस्थल हैं, डेजर्ट हो गई, नदियां हो गई, झीलें हो गई, इन सभी से हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। ध्यान रखिए, जंगल हमारे लिए भोजन, ईंधन, चारा और औषधियां देते हैं, ऐसा मरुस्थल से भी होता है, घास के मैदानों से भी, नदियों से भी और झीलों से भी होता है दोस्तों। तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जो पूर्ण रूप से अपनी ऊर्जा के लिए सौर विकिरण पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। आइए आगे चलते हैं। सौर विकिरण तथा ऊर्जा सहायकों जैसे हवा, वर्षा और ज्वार भाटा पर निर्भर होते हैं। सौर विकिरण तथा ऊर्जा सहायकों जैसे हवा, वर्षा और ज्वार भाटा पर निर्भर होंगे दोस्तों, ठीक है। सौर विकिरण तथा ऊर्जा सहायकों में ध्यान रखना है, हवा, वर्षा और ज्वार भाटा पर ये निर्भर होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, ज्वार नदमुख, एस्चुरीज और कोरल लीफ, है ना, मूंगा की चट्टाने, ये सारे के सारे सौर विकिरण तथा ऊर्जा सहायक होते हैं, जो मुख्य रूप से काय के अंतर्गत आ जाते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों।
आइए इसको आगे बढ़ाते हैं और प्राकृतिक पारतंत्र का थोड़ा सा एक विभाजन पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो दो प्रकार का है दोस्तों। एक तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है, दूसरा जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। स्थलीय मतलब जो स्थल पर क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? वन हो सकते हैं, फॉरेस्ट हो सकते हैं, घास के मैदान हो सकते हैं, मरुस्थल हो सकते हैं, और टुंड्रा भी एक प्रकार की क्या होती है, वनस्पति होती हैं, टुंड्रा या टैगा वन। तो ये सारे के सारे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हैं दोस्तों। ठीक है, वन भी अग्निलिखित प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, शीतोष्ण वन, ठीक है। शीतोष्ण पतझड़ वाले वन क्या होता है, यहां पर पत्ते झड़ जाते हैं, शीतोष्ण, ठीक है, पतझड़ वन। और अगले होते हैं शंकुधारी वन, कॉनिकल फॉरेस्ट। तो ये वन के प्रकार हैं। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र चार प्रकार का पढ़ा हमने, वन पढ़ा, घास के मैदान पढ़े दोस्तों, मरुस्थल पढ़ा और टुंड्रा वनस्पति पढ़ी। ठीक है, जलीय पारितंत्र दोस्तों देख लेते हैं। जलीय पारितंत्र ध्यान रखना है, एक तो होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है, जैसे कि झीलों का पानी, नदियों का पानी, झरनों का पानी, कुओं का पानी, ये सामान्यतः फ्रेश वाटर कहलाता है दोस्तों। इसमें लवणों की मात्रा कम होती है, इसलिए इसको अलवण जलीय पारितंत्र भी कहा जाता है। दूसरा होता है सागरीय जल या लवणीय जल, है ना, तो इसका पारिस्थितिक तंत्र कहलाता मराइन इकोसिस्टम। समुद्री जल आदि में जो जहां पर लवणता अधिक पाई जाती है वो सागरीय पारिस्थितिक तंत्र होता है। और तीसरा होता है दोस्तों संक्रमणकालीन, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम। क्या होता है तीसरा? संक्रमणकालीन पारिस्थितिक तंत्र। तो जलीय पारितंत्र के कितने प्रकार हो गए दोस्तों? तीन प्रकार हो गए, ठीक है। एक तो हो गया फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, दूसरा हो गया मराइन वाटर और तीसरा हो गया ट्रांजिशनल इकोसिस्टम, संक्रमणकालीन पारिस्थितिक तंत्र हो गया। ठीक है, दो प्रकार के पढ़ लिए प्राकृतिक पारितंत्र अपन ने, स्थलीय भी पढ़ लिया और दूसरा जलीय भी पढ़ लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों में ही अपन आगे चल रहे हैं, तो देखते हैं मानव निर्मित पारितंत्र कौन कौन से होते हैं दोस्तों। एक तो प्राकृतिक अपन ने पढ़ा था, दूसरा होता है मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र जो मानव द्वारा बनाया, जैसे कि खेती कर रहा है वो, तो वो मानव निर्मित होता है खेत, जिसमें फसल बोता है किसान। ठीक है, एक्वाकल्चर, ठीक है, आप अपने घर में एक एक्वेरियम लेकर आए, वो आपने, है ना, एक कृत्रिम तालाब मछली पालन के लिए बना लिया, तो वो भी एक पारिस्थितिक तंत्र हो गया आपका, ये मानव निर्मित है, मैनमेड है। ठीक है, और ध्यान रखिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता, ये भी क्या हो सकते हैं? मैनमेड हो सकते हैं। नगरीय और औद्योगिक पारितंत्र, ठीक है, हमने उद्योग बनाए, नगर बसाए, ये सब मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। ध्यान रखिए, मुख्य रूप से अपन ने जो पारिस्थितिक तंत्र की बात की थी वो बेसिकली दो प्रकार का हो जाएगा, एक तो प्राकृतिक हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा मैनमेड। ठीक है, पर अपन ने उसको प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को भी कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा था। पारिस्थितिक तंत्र के दो भाग थे दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र के दो भाग कौन से थे? एक प्राकृतिक था, दूसरा मानव निर्मित था। प्राकृतिक के भी दो भाग थे दोस्तों, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र था और जलीय पारिस्थितिक तंत्र था। ठीक है, पर अपन ने कहा कि भाई स्थलीय की भी चार थे, वन भी था, फॉरेस्ट भी था, ग्रासलैंड भी थे, घास के मैदान भी थे, डेजर्ट भी थे और टुंड्रा भी थे। फिर जलीय पारिस्थितिक तंत्र भी तीन प्रकार का था दोस्तों, फ्रेश वाटर था, मराइन वाटर था और ट्रांजिशनल इकोसिस्टम था। ठीक है, फिर मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र में भी अपन ने देख लिया कि भाई सौर ऊर्जा पर निर्भरता होती है, खेत, एक्वाकल्चर और कृत्रिम तालाब। ठीक है, हमने घर खेत में तालाब बना लिया, उसमें मछली पालन कर रहे हैं, तो लेकिन उन सब के लिए आवश्यकता कौन देगा? सूर्य प्रकाश। फिर हमने फैक्ट्रीज बनाई, नगर बसाए, लेकिन उसके लिए हमें कौन दे रहा है वो ईंधन? जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, कोयला, ये सभी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। तो ये मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र को क्या करते हैं? ऊर्जा की आपूर्ति कराते। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं दोस्तों वन पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं। ठीक है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आ जाएगा वन पारिस्थितिक तंत्र, ये महत्वपूर्ण है। वन पारिस्थितिक तंत्र, वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या आवश्यकता होती है? तापमान की आवश्यकता होती है। एक निश्चित तापमान चाहिए उनको जीवित रहने के लिए।
दूसरा, आर्द्रता की आवश्यकता होती है दोस्तों, ह्यूमिडिटी भी चाहिए और मृदा की भी आवश्यकता होती है। तो ये तीन अनिवार्य तत्व हो गए वन पारिस्थितिक तंत्र के लिए, तापमान, आर्द्रता और मृदा। जलवायु और मृदा का स्वरूप यह निर्धारित करता है कि वनस्पति का वितरण किस प्रकार है। क्या निर्धारित कर रहा है दोस्तों? जलवायु और मृदा का स्वरूप। किस किस का? जलवायु और मृदा का स्वरूप यह निर्धारित करता है कि वनस्पति का वितरण किस प्रकार का है। ठीक है, ये एक क्षेत्र की जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है, उसी के आधार पर बताया जा सकता है कि वनस्पतियां कौन सी होंगी। अगर मरुस्थलीय क्षेत्र है तो झाड़ियां उगेंगी कांटेदार। यदि कहीं अपन चलते हैं, वन प्रदेशों में चलते हैं अगर, तो वहां पर बड़े बड़े जंगल हो जाएंगे। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में चलेगा तो वहां पर बड़े जंगल मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि उस क्षेत्र की जलवायु कैसी, वहां की मिट्टी कैसी है, तो वहां की वनस्पतियां कैसी होंगी, इन्हीं दोनों चीजों पर निर्भर करता है। और वन मुख्य रूप से किस पर निर्भर होते हैं? तापमान पे, आर्द्रता पर और। आइए आगे चलते हैं। वन पारितंत्र को मोटे तौर पर तीन भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। एक होते हैं उष्णकटिबंधीय वन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। दूसरे होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय पादप, है ना, शीतोष्ण कटिबंधीय पादप, टेम्परेट। और तीसरे होंगे शंकुधारी वन दोस्तों, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, है ना। और ध्यान रखना है इन तीनों का विभाजन भी किस प्रकार होगा। उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाएंगे निम्न अक्षांशों पर, मतलब वही भूमध्य रेखा के आसपास। ठीक है, अब जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाएंगे वो मध्य अक्षांशों के आसपास पाए जाएंगे, और शंकुधारी वन पाए जाएंगे उच्च अक्षांशों के आसपास। तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अक्षांश पर ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ ये वन प्रतिरूप भी क्रमशः देखे जा सकते हैं। ध्यान रखना है, खासतौर से जो शंकुधारी वन वगैरह होते हैं ये उच्च अक्षांशों और उच्च ऊंचाई पर पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय वन की संबंध में चर्चा करते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वन भी दो प्रकार का होता है दोस्तों। अभी जो उष्णकटिबंधीय वन है, जो निम्न अक्षांशों पर पाए जाने वाला वन था, ये दो प्रकार का है। एक तो होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, दूसरा होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेडिसियस फॉरेस्ट। पतझड़ीय वन मतलब क्या होता है? पत्ते झड़ा देने वाला। सदाबहार वन क्या होता है? यहाँ पर हरियाली बनी रहती है। तो सबसे पहला देखते हैं दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। हम वनों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं दोस्तों, वनों के वर्गीकरण में अपन ने उष्णकटिबंधीय वन पहला जो प्रकार था उसको पढ़ रहे हैं। और उष्णकटिबंधीय वन जो है निम्न अक्षांशों पर पाया जाता है और ये दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के निकट, जहां साल भर तापमान और आर्द्रता काफी उच्च होती है तथा यहाँ की वार्षिक औसत वर्षा भी 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है दोस्तों, वहां पर ये वन पाए जाते। कहाँ पाए जाएंगे? एक तो भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाएंगे, विषुवत रेखा के आसपास पाए जाएंगे, 0 डिग्री लाइन के आसपास। ठीक है ना, निम्न अक्षांशों पर पाए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर साल भर तापमान भी कैसा होगा? बहुत अधिक। आर्द्रता भी कैसी होगी? उच्च होगी। और यहाँ की औसत वर्षा भी कितनी होगी? 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी। और यहाँ पर जैव विविधता क्या होगी? सर्वाधिक। बायोडायवर्सिटी सर्वाधिक होगी, जैव विविधता सर्वाधिक होगी। जैव विविधता सर्वाधिक होती है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि भाई जब अच्छी जैव विविधता पाई जाएगी, उत्पादकता अच्छी होगी। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि यहां पर परिस्थितियां अनुकूल हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जैव विविधता सर्वाधिक होती है। आइए आगे चलते हैं, इन वनों का विस्तार कहां कहां तक है। अमेजन का जो क्षेत्र है, अमेजन नदी, ब्राजील में अमेजन नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, यहाँ पर सर्वाधिक जो है इन वनों का विस्तार है। अमेजन बेसन, कांगो बेसन, है ना, अफ्रीका का तट, हमारे भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला क्षेत्र, इंडोनेशिया वाला जावा सुमात्रा का क्षेत्र। और ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, उष्णकटिबंधीय वन को ब्राजील में क्या कहा जाता है? पीएससी के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।
उष्णकटिबंधीय वन को ब्राजील में सेल्वास कहा जाता है। फिर से सुन लें, उष्णकटिबंधीय वन को ब्राजील में क्या कहा जाता है? सेल्वास के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, उष्णकटिबंधीय वन में ही दूसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन मतलब पत्ते गिरा देने वाले, तो इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, ट्रॉपिकल डेडिशियस फॉरेस्ट। इस वन के पौधे सामान्यतः शुष्क ग्रीष्म ऋतु में, सूखी ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। ध्यान रखिए, इस वन के पौधे सामान्यतः क्या करते हैं? शुष्क ग्रीष्म ऋतु में, जब सूखी ग्रीष्म ऋतु आती है तो अपना पत्ते गिरा देंगे। क्यों गिरा देते हैं? वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए, ताकि जल की कमी, जल की हानि कम हो, बहुत ज्यादा पानी वेस्टेज ना जाए। ठीक है, उसके लिए ये क्या करते हैं? अपना जो है पत्ते गिरा देते हैं। इस कारण इन वनों को पर्णपाती वन या डेडिशियस फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अपने पत्ते गिरा देने के कारण ये पर्णपाती वन कहलाते हैं मित्रों। यहाँ औसत वर्षा जो होती है वो सदाबहार वनों की तुलना में कम होती है। वहां दोस्तों 200 सेंटीमीटर हो रही थी, तो उससे यहाँ कम होगी वर्षा। ठीक है, और यहाँ मुख्य रूप से कौन से वृक्ष होते हैं? सागवान, जिसको हमारे यहाँ सागौन कहा जाता है, शीशम का वृक्ष, साल का वृक्ष, और बांस। बांस चूंकि वृक्ष नहीं होता मित्रों, बांस एक प्रकार की घास होती है। ठीक है, बांस एक प्रकार की घास है। हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, बांस घास कुल का है। ठीक है, और इसका विस्तार कहाँ है? दक्षिण पूर्वी एशिया में, भारत में, ब्राजील में, और मध्य और दक्षिण अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन जो है वो इस क्षेत्र में पाए जाएंगे। आइए आगे देखते हैं, अगला प्रकार है दोस्तों वनों का शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट फॉरेस्ट या मध्य अक्षांश। मैंने पहले बताया था कि जो उष्णकटिबंधीय होंगे वो निम्न अक्षांश पर पाए जाएंगे। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय जो है, क्षमा करें, जो उष्णकटिबंधीय है वो निम्न अक्षांशों पर, शीतोष्ण कटिबंधीय मध्य अक्षांशों पर पाए जाएंगे, और जो शंकुधारी वन है, जो टैगा वन है, वो उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं। तो दूसरा प्रकार है शीतोष्ण कटिबंधीय मध्य अक्षांशीय वन, टेम्परेट फॉरेस्ट। इन वनों को मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन भी कहा जाता है। मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन जो भूमध्य सागरीय वनों के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं दोस्तों। मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन, ठीक है, ध्यान रखना है इसके, जो अपन ने देखे दो प्रकार हैं शीतोष्ण कटिबंधीय के, मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन, और दूसरा है मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन। ठीक है, तो मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन पढ़ लेते हैं। मिड लैटिट्यूड एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन, यहाँ पर भी क्या होंगे? पत्ते आदि हरे बने रहेंगे। ठीक है, प्रदेशों में महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भागों के वर्षा वनों को इसके अंतर्गत रखा जा सकता है दोस्तों। दक्षिणी चीन, जापान, दक्षिणी ब्राजील, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका आदि क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा प्रकार है मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन, मिड लैटिट्यूड डेडिशियस फॉरेस्ट। मानसूनी वनों के विपरीत इनकी पत्तियां शीत ऋतु में ठंड से बचने के लिए झड़ जाती हैं। ध्यान रखना है, बहुत अधिक ठंड पड़ेगी तो पत्तियां ठंड के मार से बचने के लिए क्या हो जाती हैं? झड़ जाती हैं, और जैसे ठंड कम होगी तो ये पुनः अनुकूलित हो जाती हैं। ये कहाँ? उत्तर पूर्वी अमेरिका में ऐसे वन पाए जाएंगे, दक्षिणी चिली और शीत जलवायु वाले प्रदेशों में इस प्रकार के वन देखे जा सकते हैं, मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन। और तीसरा इसका प्रकार है जो है वो है भूमध्य सागरीय, मध्य अक्षांशीय वनों का तीसरा प्रकार है दोस्तों भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वन मेडिटेरियन सी फॉरेस्ट, जो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ये वन पाए जाएंगे। यहाँ ग्रीष्म ऋतु गर्म होगी दोस्तों और शुष्क होगी, जबकि शीत ऋतु ठंडी और आर्द्र होगी। ध्यान रखना दोस्तों, शीत ऋतु में ठंडी पड़ेगी, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होगी और एकदम सूखी गर्मी पड़ेगी।
ठीक है। और यहाँ वर्षा भी कब होगी? ठंड की ऋतु में होगी, शीत ऋतु में होगी। वहां पर ऐसे वन पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वनों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जैसे कार्क का वृक्ष है, जैतून है, पाइन है, ये सभी के सभी वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। और इस प्रदेशों में रसदार फल पाए जाएंगे, जैसे अंगूर हो गया, नींबू, नारंगी, अनानार और नाशपाती वाला। तो ये भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन को या बायोम को चैपरल भी कहा जाता है या बांज वन भी कहा जाता है। दोस्तों ये टॉपिक, ये वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमध्य सागरीय वनों को क्या कहा जाएगा? तो भूमध्य सागरीय वन बायोम को बांज या फिर चैपरल भी कहते हैं। दोस्तों आइए आगे चलते हैं। अब अंतिम वाला चलते हैं वन में, शंकुधारी वन। ठीक है, वनों का अंतिम प्रकार था शंकुधारी वन। इसे ही टैगा वन भी कहा जाता है, कॉनिफोरस फॉरेस्ट। सामान्यतः टैगा वन के वृक्ष कोणधारी होते हैं, कॉनिकल होते हैं। क्यों होते हैं दोस्तों? इनकी पत्तियां नुकीली क्यों होती हैं? इसलिए कि बाष्पोत्सर्जन की दर कम हो। अगर पत्ता बड़ा होगा, उसकी सरफेस अधिक होगी, तो बाष्पोत्सर्जन की दर कैसी होगी? अधिक होगी। इसलिए पत्तियों में अनुकूलन होता है, ये नुकीली होती हैं दोस्तों, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो। साथ ही जब पत्तियों पर बर्फ गिरे तो वो रुके ना, सीधे कहाँ पहुंच जाए? नीचे, क्योंकि ये वन ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां बर्फबारी होती है। इसलिए इसमें इस प्रकार का अनुकूलन होता है कि ये वृक्ष ही कॉनिकल हो जाते हैं। शंकुधारी वनों का विस्तार सभी वन क्षेत्रों में सर्वाधिक है। सबसे अधिक वन पाए जाते हैं शंकुधारी वन, जबकि जैव विविधता और उत्पादकता इनकी कम होती है। सबसे अधिक जैव विविधता और उत्पादकता कौन सी होती है? उष्णकटिबंधीय वनों की होती है दोस्तों, सबसे अधिक, जो निम्न अक्षांशों पर पाए जाते हैं। शंकुधारी वन या टैगा वन उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं और यहाँ की जैव विविधता और उत्पादकता कम होती है दोस्तों। शंकुधारी वन या टैगा वन आर्कटिक वृत्त के चारों ओर यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों में ये वन पाए जाते हैं। और इसके अलावा अन्य भागों में जो ऊंचे पर्वत होते हैं, उन ऊंचे पर्वतों पर, जैसे भारत में हिमालय का क्षेत्र हो गया, ये कोणधारी वृक्ष मिलते हुए पाए जाते हैं। टैगा वनों में ध्यान रखना, मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है। जो टैगा वन होते हैं, टैगा वनों से मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है। ध्यान रखना, इस मुलायम लकड़ी का बड़ा आर्थिक महत्व होता है। ठीक है, चेड़ हो गया, देवदार हो गया, फर, यहाँ की मुलायम लकड़ियों वाले क्या होते हैं? वृक्ष होते हैं। जैसे भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में चीड़ देवदार आदि के बड़े, जम्मू कश्मीर चले जाइए आप तो चीड़ देवदार के वृक्ष आपको मिल जाते हैं। इनसे बड़ी मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है। ठीक है, जिसका बहुत आर्थिक महत्व होता है। ठीक है, अब यहाँ के बाद अपन को पढ़ना है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। अभी अपन ने बात की थी, ठीक है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में वन प्रदेश की बात की थी। अपन घास पारितंत्र की चर्चा करते हैं। घास पारितंत्र में वृक्षहीन, ठीक है, शाकीय पौधों के आवरण रहते हैं। मतलब यहाँ वृक्ष नहीं पाए जाएंगे, शाकीय पौधों के आवरण रहते हैं, जो कि विस्तृत प्रकार की घास प्रजाति द्वारा प्रभावी रहते हैं। ठीक है, घास के साथ यहाँ पर कई प्रकार की द्विबीजपत्री जातियां भी इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ध्यान रखिए, मृदा की आंतरिक उर्वरता के कारण विश्व के ज्यादातर प्राकृतिक घास स्थल कृषि के लिए परिवर्तित कर दिए गए हैं दोस्तों। जहां घास होगी वहां वो क्या, घास का अपघटन होता रहता है दोस्तों। तो वहां घास का अपघटन अधिक होगा, तो सूक्ष्म जीव जब इसे अपघटित करेंगे तो वो ह्यूमस बन जाएगा, जिससे उस मिट्टी में उर्वरता बहुत अधिक पाई जाती है। इसलिए जो घास क्षेत्र थे उन सब में अब क्या की जाने लगी? अधिकतर घास क्षेत्रों में कृषि की जाने लगी है। ध्यान रखना दोस्तों, घास पारिस्थितिक तंत्र को सवाना पारिस्थितिक तंत्र भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। जो घास पारिस्थितिक तंत्र होता है उसे सवाना पारिस्थितिक तंत्र भी कहा जाता है। अब कुछ विश्व की कुछ प्रमुख घास क्षेत्रों के नाम ये तो पूछे ही जाते हैं बीपीएससी का, तो ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है ये वाला। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। यूरेशिया में, यूरोप और एशिया का जो जला हुआ भाग है, वहाँ स्टेपीज घास पाई जाती है। अफ्रीका में सवाना घास के मैदान है। दक्षिण अमेरिका में पंपास है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ड है। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, हंगरी में पुस्टाज और ब्राजील में कैंपोस।
ये कुछ विशेष प्रकार के घास के मैदान जो पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका से अपन ने शुरू किया, ब्राजील तक गए, ठीक है। अफ्रीका में सवाना, ध्यान रखिए, न्यूजीलैंड का कैंटरबरी भी इंपॉर्टेंट है, और दक्षिण अफ्रीका का बेल्ट भी। ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स है, तो दक्षिण अमेरिका का पंपास है दक्षिण अमेरिका का, और यूरेशिया का स्टेपीज। तो ये घास के मैदान अपन को पढ़ लिए अपन। आइए आगे चलते हैं, मरुभूमि पारितंत्र की बात करते हैं, डिजर्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश क्या होते हैं? जहां वर्षा कम हो, आर्द्रता कम हो, गर्मी अधिक पड़े, यही तो मरुस्थल होते हैं। कभी भारत में अपन राजस्थान जाते हैं तो वहां थार का मरुस्थल होता है, ये सारे के सारे लक्षण तो है वहां पर, ठीक है। मरुभूमि पारितंत्र जो डेजर्ट इकोसिस्टम में है, बहुत लंबी अवधि तक क्या होती है, आर्द्रता की कमी होती है दोस्तों, पानी कम गिरता है क्योंकि यहाँ, ठीक है। तापमान के आधार पर मरुभूमि को गर्म मरुभूमि तथा ठंडी मरुभूमि में प्रभावित किया गया है। जो ठंडे क्षेत्र होते हैं वहां के मरुस्थल ठंडे होंगे, शीत मरुस्थल होंगे दोस्तों। जो गर्म क्षेत्र होंगे वहां के मरुस्थल गर्म होंगे। और ध्यान रखना, मरुस्थल छोटे नहीं है, पृथ्वी का 1/7 हिस्सा, मतलब तकरीबन 14% स्थल का भूभाग पर क्या है, मरुस्थल फैले हुए हैं दोस्तों, है ना। बड़े बड़े मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, कालाहारी का मरुस्थल, थार जैसे हमारे भारत में मरुस्थल है, तो ऐसे बड़े बड़े मरुस्थल देखने के लिए मिल जाते हैं रेगिस्तानी क्षेत्र। मरुभूमि की बात करें तो मरुभूमि के जो पादप होते हैं उनकी विशेषताएं, अधिकतर झाड़ियां होती हैं, बहुत बड़े पादप नहीं मिलेंगे यहाँ पर, झाड़ियां होंगी, और झाड़ियों में पत्तियां नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि यहाँ वैसे ही पानी कम रहता है, और पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, जल की हानि होती है, तो पत्तियां या तो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं या होती नहीं है, या होंगी तो बहुत छोटी नुकीली होंगी, ठीक है। और ध्यान रखना है, तना मांसल होगा, पत्तियां भी मोटी होंगी, तना भी मोटा होगा, क्योंकि इसमें वो भोजन और जल अवशोषित करते हैं, काफी लंबे समय तक जीवित रहने के लिए उनका ऐसा अनुकूलन है, ठीक है। और ध्यान रखिए, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पत्तियां रूपांतरित हो गई तो तना ही क्या करने लगता है, प्रकाश संश्लेषण करने लगता है। अधिकतर पत्तियां, सभी प्लांट्स में पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, परंतु मरुस्थलीय पादपों के तने भी क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और ये हरे होते हैं तने। कैक्टस देखना आप, कैक्टस का तना कैसा होगा दोस्तों, हरा होगा, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इनकी इनकी ऊंचाई भले कम होती पर इनका जड़ तंत्र बड़ा विकसित होता है दोस्तों, बड़ी गहराई तक जड़ जाती है, बड़े क्षेत्र में फैला रहता है। इनकी प्रमुख प्रजातियां हैं दोस्तों, नागफनी, बबूल, यूफोर्बिया। नागफनी तो आपने सभी जगह देखा होगा दोस्तों, ये मरुस्थलीय पौधा होता है। और ध्यान रखिए, ये बबूल भी एक प्रकार का क्या है, मरुस्थलीय पौधा है। भारत में मरुस्थल पारिस्थितिकी की बात करते हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम इन इंडिया, तो राजस्थान का थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, अरब और फारस के मरुस्थलों का विस्तार है। ध्यान रखिए, यहाँ पर जो राजस्थान का थार मरुस्थल होता है दोस्तों, यहाँ सहारा, अरब और फारस के मरुस्थलों का विस्तार है। यहाँ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर गुजरात तक इसका विस्तार है दोस्तों। थार मरुस्थल को भारत का महान मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है। ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, थार मरुस्थल को भारत का महान मरुस्थल कहलाता है। ये ध्यान रखना दोस्तों, थार मरुस्थल जो है वो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात, लेकिन मुख्य रूप से इसका विस्तार राजस्थान और गुजरात तक है, थोड़ा बहुत भाग पंजाब और हरियाणा तक भी चला जाता है। तो ये भारत का महान मरुस्थल है दोस्तों। और मरुस्थल क्षेत्र में कौन सी फसलें उगाई जाएंगी दोस्तों, तो मरुस्थल क्षेत्र में बाजरा होता है, इसलिए कभी आप राजस्थान जाते हैं तो बाजरा क्या का रोटला मिलता है ना। गुजरात में भी बड़े भूभाग पर रोटला, बाजरा का रोटला, बाजरा का खिचड़ा, ये वो लोग खाते हैं। ज्वार, बाजरा, गेहूं कम होता है हालांकि इस क्षेत्र में, जो अच्छा हो जाता है, मक्का, तो ये ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। पेड़ों की बात करें तो मेहंदी का पेड़, खेजड़ी का पेड़, ईसबगोल एक प्रकार का औषधीय पौधा होता है, और गुग्गलू, ये भी मेडिसिनल प्लांट है। तो ये सारे पौधे यहाँ पर मिल जाते हैं। भारत का मरुस्थल पारितंत्र है, जिसको अपन थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में मरुस्थल पारितंत्र की बात करें अपन तो
ये कुछ ठंडे मरुस्थल की बात कर रहे थे अपन। शीत मरुस्थल जो जहाँ पर ठंडा ये मिलने के लिए मिल जाता है, भारत का ऊपरी क्षेत्र जाएंगे तो यहाँ पर जो मरुस्थल होंगे वो ठंडे होंगे। तो यहाँ पर हिम तेंदुआ मिलता है दोस्तों। हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है, इसको पहाड़ों का भूत भी कहते हैं, हिम तेंदुआ को, है ना। जंगली यॉक हो गया, भूरा भालू हो गया, ठीक है, जो काली गर्दन वाला सारस हो गया, ब्लैक नेक्ड क्रेन जैसी संकटापन्न जातियां यहाँ पर पाई जाती। भूरा भालू भी यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। तो ये एक प्रकार का कैसा था दोस्तों, शीत मरुस्थल है। और भारत में जो अपन बात करते हैं शीत मरुस्थल की बात करते हैं तो हिमालय की श्रेणियों में शीत मरुस्थल पाया जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, टुंड्रा पारितंत्र की बात करते हैं। टुंड्रा पारितंत्र जो होता है, टुंड्रा शब्द का अर्थ होता है बंजर भूमि। क्या अर्थ होता है दोस्तों, बंजर भूमि, जहां कुछ ज्यादा विशेष उगता नहीं है। ठीक है, तो संसार के उन भागों में ये टुंड्रा पारितंत्र पाए जाते हैं जहां पर्यावरणीय दशाएं अत्यधिक कठिन होती हैं, बहुत टिपिकल होती हैं, उन क्षेत्रों में टुंड्रा वन पाए जाते हैं। टुंड्रा के दो प्रकार होते हैं दोस्तों, आर्कटिक टुंड्रा और दूसरा होता है एल्पाइन टुंड्रा। और ध्यान रखना, टुंड्रा वाला जो क्षेत्र होता है वहां सूर्य प्रकाश कम होता है, क्योंकि ये उच्च अक्षांशों पर पाए जाने वाले वन होते हैं दोस्तों टुंड्रा पारितंत्र। आइए आगे चलते हैं, जंतु समुदाय की बात कर लेते हैं। जंतु समुदाय या फौना, शीतकाल में अधिकांश जंतु टुंड्रा से अन्य अनुकूल जगहों पर प्रवास कर जाते हैं। जंतुओं में मात्र वे ही जंतु शरद ऋतु में टिक पाते हैं जिनकी शारीरिक संरचना शीत से बचाव करने में समर्थ होती है। ध्यान रखना, ये जो जंतु टुंड्रा वाला ये क्षेत्र है, जो टुंड्रा वन वाला, ये बहुत ठंडा क्षेत्र है। तो ठंडे क्षेत्र में वही रुक पाएगा जिसमें अनुकूलन होता है। अगर बिना अनुकूलन के रुक जाएंगे तो जीवन की यह लीला समाप्त हो जाएगी दोस्तों। तो जंतु समुदाय क्या करता है, माइग्रेट कर जाता है उस स्थान से, शीत ऋतु में दूसरे स्थानों पर चला जाता है। जैसे साइबेरियन सारस 10,000 मील की लंबी यात्रा करके राजस्थान आते हैं। क्यों आते हैं, अपने प्रजनन करने के लिए, क्योंकि उस समय वहां भारी ठंड पड़ती है। और जैसे वहां का मौसम अनुकूलित होता है, यहाँ गर्मी बढ़ती है और वहां तो वो वापस लौट जाते हैं। तो ये एक प्रकार का प्रवास करते रहते हैं वो। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनने अपने आप को अनुकूलित कर लिया है, सर्दी से बचने के लिए इनके शरीर पर वसायुक्त मोटी युक्त त्वचा पाई जाती है, जिनमें वसा का स्तर अधिक होता है दोस्तों, उन्हें ठंड कम लगती है। तो ध्यान रखना, टुंड्रा के स्तनधारियों का आकार भी बहुत बड़ा होगा, जैसे ध्रुवीय भालू वगैरह देख लो। ठीक है, इनकी पूंछ छोटी होगी, कान का आकार छोटा होगा। ठीक है, और ध्यान रखिए इन पर भारी बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं जिससे इनको ठंड कम लगती है दोस्तों। तापरोधन के लिए शरीर पर फर होते हैं। ठीक है, और ध्रुवीय भालू हो गया दोस्तों, रेंडियर हो गया, कस्तूरी बैल हो गया, गिलहरी हो गई, ये कुछ महत्वपूर्ण जंतु हैं जो टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। अब स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की तरह जलीय पारिस्थितिक तंत्र का एक स्वरूप होता है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र भी पोषक तत्वों की उपलब्धता, प्रकाश की तीव्रता आदि से प्रभावित होता है दोस्तों। जलीय पारिस्थितिक तंत्र तीन प्रकार का होता है दोस्तों। जलीय पारिस्थितिक तंत्र तीन प्रकार का, स्वच्छ जलीय, संक्रमणकालीन और सागरीय, ये मैं पहले आपको बता चुका था। तो ध्यान रखिए, स्वच्छ जलीय भी दो प्रकार का होता है। एक तो वह जल जो रुका हुआ होता है एक स्थान पर, एक स्थान विशेष पर पानी भरा हुआ हो वर्ष भर। ठीक है, जैसे तालाब हो गया, झीलें हो गई। ठीक है, ये स्वच्छ जल ही है, फ्रेश वाटर है, पर एक स्थान पर रुका हुआ है। दूसरा होता है लोटिक वाटर, लोटिक फ्रेश वाटर, बहता हुआ, जैसे नदियां, झरने। ठीक है, ये बहती रहती है ना, रुकते नहीं है। तो ये दो प्रकार से। संक्रमणकालीन तीन प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है एस्चुरीज, दूसरा होता है आर्द्रभूमि और तीसरा होता है मैंग्रोव। सागरीय पारितंत्र की बात करूं, सागरीय पारितंत्र चार प्रकार का होता है दोस्तों। खुला समुद्र होता है, ओपन ओशियन, मूंगी की चट्टाने, बैरियर आइसलैंड और तटरेखा, इनको अपन को पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो अभी मैं जलीय पारितंत्र को प्रभावित करने वाले कारक बताऊंगा दोस्तों। जलीय पारितंत्र को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जलीय पारितंत्र को एक तो तापमान प्रभावित करता है। ठीक है, क्योंकि स्थलीय भाग की तुलना में जल में तापमान परिवर्तन धीमी गति से होता है, बहुत तीव्र नहीं होता।
स्थल पर तो बहुत तेज गर्मी पड़ी तो अचानक स्थल गर्म हो उठता है। जल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जल को गर्म होने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर तापमान का परिवर्तन धीमी गति से होता है, इसलिए यहाँ के जो जीव होते हैं वो तापमान परिवर्तन के लिए अधिक अनुकूल नहीं होते। यदि थोड़ा ही तापमान परिवर्तित हो गया तो ये विचलित हो उठते हैं। ठीक है, औसत तापमान से अगर थोड़ा सा भी तापमान अधिक या कम हो तो इससे जलीय पारेतंत्र का विनाश हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जलीय जीव ताप के प्रति कम सहनशील होते हैं, इसलिए तापमान भी जलीय पारेतंत्र को प्रभावित करता है दोस्तों। सूर्य प्रकाश भी जलीय पारेतंत्र को प्रभावित करता है, क्योंकि सूर्य प्रकाश का जलीय पारेतंत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे जैसे जलीय तंत्र की गहराई में जाएंगे आप, सूर्य प्रकाश कम होता जाएगा, और 200 मीटर जल गहराई में जाने के बाद तो यह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है प्रकाश। तो सूर्य प्रकाश भी जलीय पारेतंत्र को प्रभावित करता है। और लवणता की बात करते हैं, सैलिनिटी, जलीय पारेतंत्र को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक होता है। प्रत्येक जल का अपना पीएच मान होता है दोस्तों, और अगर ये पीएच मान ऊपर नीचे हुआ तो इससे भी जलीय पारेतंत्र प्रभावित होता है। तो ये जलीय पारेतंत्र को प्रभावित करने वाले कारक अपन ने पढ़े थे। हालांकि ये जो जलीय पारेतंत्र मैंने टॉपिक शुरू किया है, अभी पूरा नहीं हुआ है। अगली क्लास में मैं आपको जलीय पारिस्थितिक तंत्र के विषय में डिटेल से बताऊंगा, क्या होता है स्वच्छ जलीय पारेतंत्र, कैसे लैटिक होता है, लेंटिक होता है, कौन सा लॉटिक होता है, एस्चुरीज क्या होती हैं, वेटलैंड्स क्या होता है। ठीक है, रामसर समझौता भी अपन पढ़ेंगे, भारत की प्रमुख आर्द्र भूमियां भी पढ़ेंगे। ठीक है, मैंग्रोव पारेतंत्र भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैंग्रोव पादप क्या होते हैं। मूंगे की चट्टाने में हम आपको घुमाने ले चलेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ जो 72 जो सॉरी अपन चलेंगे ऑस्ट्रेलिया और ग्रेट बैरियर रीफ देख कर आएंगे, तटरेखा भी समझेंगे। तो ये अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने अभी यहाँ जलीय तंत्र को प्रभावित करने वाले कारकों पर मैं ये अपनी चर्चा को समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, पर बात खत्म करते करते मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्रतिक्रिया जरूर दें दोस्तों। अगर कहीं कोई कमी लग रही हो तो भी बताएं, इस पर सुधार किया जाएगा निश्चित ही। अगर कहीं आपको कोई डाउट हो तो भी आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं दोस्तों। और अपनी तैयारी को ऐसे ही मस्ती के साथ गतिशील रखें दोस्तों। और मध्य प्रदेश का लेट्स क्रैक एमपी पीएसटी जो एग्जाम है, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है उस पर जरूर जुड़ें और अपनी तैयारी को पूरा करें दोस्तों। और अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेना चाहते हैं, तो एक रेफरल कोड जो मैंने आपको बताया था AUP10, उसको डालकर 10% के डिस्काउंट के साथ 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें और अपनी तैयारी को आगे रख करके चयन प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।